हाँ जी। आज के आपके करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एससीओ कहते हैं। कल इसकी वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपकी न्यूज़ थी। इससे जो उनकी जो उन्होंने सारी की सारी स्पीच बोली, उसके अंदर से हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे हमने पढ़ना है। एक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये छबाहर पोर्ट, ठीक है? और तीसरा एक कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इन 3 चीज़ों के बारे अभी हमने स्टडी करना है सबसे पहले करंट अफेयर में। देखो, जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो शुरुआत है वो 1996 से एक और ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी, एक अलग नाम की ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी जिसे कहते थे शंघाई 5, शंघाई 5 ग्रुप। ये 1996 में बना था। 5 कंट्रीज जो आपस में मिलिट्री अलायंस बढ़ाना चाहती थी और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसे कम करना चाहती थी। वो थी आपकी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ये 5 देशों ने मिलके 1996 में शंघाई 5 बनाया था। बाद में यही शंघाई 5 आगे एक्सपैंड होके 2001 में और कंट्रीज भी जैसे उज़्बेकिस्तान इसके साथ जुड़ी, ठीक है? और कंट्रीज जुड़ते-जुड़ते आज ये फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। मतलब उज़्बेकिस्तान जुड़ी, उसके बाद इन्होंने 2001 में नाम चेंज कर लिया था। शंघाई 5 की जगह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी बाद में आए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। हम दोनों ने एक साथ ही, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ ही जॉइन इन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण एक इंडिया और पाकिस्तान का एक और फैक्ट भी बता दूं। देखो, वैसे हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइजेस में अलग-अलग आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्स जिसकी भी एक्सरसाइज हो रही है, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं सारे के सारे देश, और वो सारे के सारे एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाते हैं कि अगर हमें एक साथ लड़ना पड़े तो हम किस तरीके से लड़ेंगे। तो एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और कैसे काम करना है, एक साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश होती है, ठीक है? ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाती है अपने सारे मेंबर देश, जितने भी इसके मेंबर देश हैं, अब जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी हैं, ये सारे के सारे अपने मिलिट्री के कुछ एक पलटन जो है, उन्हें यहाँ पे भेजते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है? तो सारे देशों की आर्मीज यहाँ पे इकट्ठी होके एक साथ फिर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करती हैं। तो देखो, वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि हम दोनों ऑब्वियसली कोई फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं है। बल्कि दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, इंडिया चाइना की आर्मीज आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रही हैं। अब पिछले 2-3 साल से नहीं हो रही, जब से ये लद्दाख और सारे इश्यूज छिड़े हैं। और उससे पहले इंडिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहते थे, उनका नाम था हैंड इन हैंड, ठीक है? उसके बारे अगर कभी दोबारा वो एक्टिव होती है तो उसे बता देंगे। वैसे याद रख लेना, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज थी। इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है? अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए पहली बारी इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं यहीं पे। मतलब जब सारी कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान भी इकट्ठे होते हैं, तो हम भी यहाँ पे, हमारे जो ट्रूप्स हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे काम करते हैं जब ये एक्सरसाइज हो रही होती है, ठीक है? तो ये सारे की सारी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे था, ठीक है? अब नेक्स्ट जो चीज है इंडिया की एक और इम्पोर्टेंस के लिए, वो है छबाहर पोर्ट। देखो, छबाहर पोर्ट एक सी पोर्ट है जो ईरान में पड़ता है, ठीक है? अगर आप हमारे आसपास मैप देखो, इंडिया के आसपास नेबरहुड का, तो यहाँ से पाकिस्तान हमारा नेबर है, ठीक है? पाकिस्तान के नेबरहुड के ऊपर, यहाँ पे ऊपर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पे ईरान है। तो ईरान के बिल्कुल, ये पाकिस्तान से बस थोड़ी सी बॉर्डर दूर ही, 800 किलोमीटर का फर्क है।
यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है इंडिया और ईरान की आपस में जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसका नाम है छबाहर। छबाहर, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस इससे ब्रॉड पड़ता है कि ऊपर जाके अफगानिस्तान हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो अफगानिस्तान है, देखो, नहीं तो अगर हमें कोई भी सामान भेजना है ना, हमें वो सामान पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान भेजना पड़ता था, या अगर हमें सेंट्रल एशिया बाकी कंट्री से भी कोई ताल्लुकात रखने हैं, हमें पाकिस्तान के साथ हमारे फ्रेंडली टर्म्स ज्यादातर टाइम नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता ही है कि कितनी कोई हम आपस में हमारे देश बात करते हैं, तो हम एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे छबाहर को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं, जहां से हम इंडिया से सामान छबाहर भेज सकें, छबाहर से ट्रेन या जो आपकी रोड हैं वहां से सामान अफगानिस्तान तक भी पहुंच सके और बाकी सेंट्रल एशियन देशों तक भी हम ट्रेड कर सकें। तो इसलिए इंडिया खासकर इंटरेस्टेड है छबाहर को बनाने में, ठीक है। ये बस 170 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के अंदर जो एक पोर्ट है ग्वादर। ग्वादर का पाकिस्तानी पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके पाकिस्तान के, पहली बात तो बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है, और ग्वादर के पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। तो चाइना एक इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे बना रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, ग्वादर जिसका नाम है। हम ईरान के अंदर इंडिया पोर्ट बना रहे हैं, तो ये इंडिया और चाइना की आपस में राइवलरी भी दिखती है कि अगर वो एक पोर्ट पाकिस्तान में बना रहे हैं, उसके बहुत ही करीब हम एक पोर्ट ईरान में बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज, इसकी ओरिजिनली डेवलपमेंट जो प्रपोज की थी वो ईरान ने खुद ही की थी, जब शाहों का राज होता था 1973 में, जब वहां पे राजे होते थे। पर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, जिसमें शाह और शाह के परिवार को मार डाला गया था, और उसके बाद से वहां पे इस्लामिक रूल है। अब ये सारे रूल के चलते और सब कुछ चलते हुए उसके बाद ये डेवलपमेंट ईरान ने ऑब्वियसली कंटिन्यू तो करनी थी। इसका इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था 2003 में। 2003 में इंडिया और ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया हेल्प करेगा ईरान की ये पोर्ट डेवलप करने में। पर देखो, ईरान ना बहुत सालों से आना चाहता है। अब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करना बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है। जो भी देश ऐसी कोशिश करता है उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। जैसे ईरान के ऊपर भी इस टाइम सैंक्शन लगी हुई हैं, नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। इन दोनों कंट्री से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि ये सैंक्शंस जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लगी हुई हैं। इस कारण ये जो सारी चीज है, इसलिए हम ईरान के अंदर ना इन्वेस्ट करना बहुत कम हो गया, ठीक है। बीच बीच में न्यूज आती रहती है कि ईरान इंडिया से फ्रस्ट्रेटेड है कि इंडिया पैसे क्यों नहीं लगा रहा, पर हमें वहां पे पैसे ट्रांसफर करके डेवलपमेंट करवानी अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन सैंक्शंस की हैं उसके चलते हुए हम अपने बाकी कंट्रीज जो हैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज पोजीशन इंडिया की दिखती है, क्योंकि अगर यही चीज चाइना को देखें, चाइना ने ईरान के साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ा, पर वही बात है, चाइना को कोई डर भी नहीं है दुनिया का। अभी हम उस स्टेटस पे नहीं पहुंचे हैं कि हम बिल्कुल अपनी मनमर्जी करना शुरू कर सके। तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका और उसके सारे एलाइज के प्रेशर में कहीं ना कहीं तो अब आना ही पड़ता है। अगर रशिया नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है वो, सॉरी, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो, ये 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोडल नेटवर्क ऑफ रेल, सॉरी, शिप, रेल और रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कल जो हमने एडिटोरियल किया था उस एडिटोरियल में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, मल्टी मॉडल क्या होता है। आज दोबारा समझाता हूँ भी। मल्टी मॉडल का मतलब है जहाँ पे जो आपका माल, जो मालगाड़ी जैसे है, जो जितना भी आपका सामान है, कार्गो है, कार्गो के लिए जो वर्ड रेफर किया जाता है इंग्लिश में, उसे एक्चुअली जो प्रॉपर वर्ड है वो है फ्रीट,
जो मालगाड़ियों के ऊपर सामान लादा जा रहा होता है उन्हें इंग्लिश में मालगाड़ी की जगह उन्हें फ्रीट ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है, उसका मेन रेफरेंस इसी चीज को है। ये जो आपकी ट्रेन्स हैं, सॉरी, जो ये आपका कार्गो है, देखो अभी दुनिया भर में ज्यादातर जो कार्गो है वो समुंदर से मूव करता है, पानी से जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इंडिया और रशिया के बीच में जैसे तुम डिस्टेंस देखोगे ना, इंडिया और रशिया के बीच में बहुत लंबा सी रूट पड़ता है। किसी भी साइड से हम चले जाएं, बहुत लंबा सी रूट पड़ता है, जिसके कारण एक तो देखो पानी में ट्रांसपोर्ट स्लो चलता है तो ऑब्वियसली टाइम बहुत लगता है। दूसरा, महंगा भी बहुत पड़ता है। हम इसका ऑल्टरनेटिव इंडिया और रशिया बहुत सालों से सोच रहे हैं, और उसके बाद हमने और कंट्रीज को भी इस चीज में इंटरेस्टेड करवाया कि हम किस तरीके से आपस में ज्यादा बेटर ट्रेड कर पाए। तो अब इस पूरे के पूरे जो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके अंदर इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये सारे देश, ये 4 देश इसमें जुड़ चुके हैं, जिसके थ्रू एक प्रॉपर समुंदर से रास्ता ईरान तक, जैसे छबार पोर्ट पे पहुंचा, वहां पे रेल और रोड से आप अजरबैजान तक, अजरबैजान से फिर आप रशिया तक सारा सामान लेके जा सकते हो। इसके बाद अभी बाकी कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, वो सारी भी इसमें अब जुड़ना चाहती हैं, तो आप और ज्यादा डीप नेटवर्क होते जाएंगे। ठीक है, इसका टेस्ट रन भी करके देखा गया था, ड्राई रन करके देखा गया था 2014 में। तो 2500 डॉलर्स पर 15 टन ऑफ कार्गो बच रहे थे इसमें आपके। तो इसके कारण काफी फायदेमंद सौदा था अगर ये बनाया जाता। ठीक है, तो अभी ये बन रहा है, मतलब ऑब्वियसली 2-3 बार इसका टेस्ट रन हो चुका है, लास्ट ईयर भी इसका टेस्ट रन हुआ था। पर अभी ये फुली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ईरान हो गया और अब रशिया भी हो गया, इनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस इतनी ज्यादा लगी हुई हैं कि यहाँ पर ट्रेड करना मुश्किल हो गया। ठीक है, नहीं तो ये अपने आप में बहुत ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसमें यहाँ पे शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं, ये सारे शहर इसके थ्रू कनेक्ट करने थे हमने। ये आपको अब नाम याद करने जरूरी हैं, क्योंकि आपको ये नाम आ सकते हैं पेपर में कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू कौन से शहर कनेक्ट हो रहे हैं जो ट्रेड रूट के ऊपर ही पड़ेंगे। ठीक है, और इन सबको मैप के ऊपर आपने प्लॉट करना है, एक जो आपके लिए एक्स्ट्रा काम। फिर अपने मैप के ऊपर इन्हें प्लॉट करना और ये देखना इनमें से नॉर्थ टू साउथ सारे शहर, कौन सा शहर सबसे नॉर्थ में पड़ता है, कौन सा शहर सबसे साउथ में, और बीच वालों की पोजीशन कैसी है। ऑब्वियसली सबसे नॉर्थ में मॉस्को पड़ जाएगा, सबसे साउथ में मुंबई पड़ जाएगा, पर बाकी शहर आपने बीच वाले सारे के सारे अरेंज करने हैं। ठीक है, सेकंड करंट अफेयर है, देखो हम अब पिछले कुछ सालों से डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया मिशन को खासकर परस्यू कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, ताकि हमें डिफेंस की चीजें ज्यादातर बाहर से ना मंगानी पड़े, इंडिया अपनी डिमांड खुद ही पूरी कर ले। ठीक है, जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड है हम उसे इंडिया में पूरी कर सकें। इस कारण हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं। जैसे अगर आपको लेटेस्ट एग्रीमेंट के बारे में पता हो, इंडिया में C-295 जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये अब टाटा ने इसकी जॉइंट वेंचर साइन किया है, टाटा ने इसकी गुजरात में फैक्ट्री लगाई है कि ये इंडिया में ही बनने लग जाएंगे। अब पहले हम ये प्लेन्स बाहर से खरीद रहे थे, ठीक है, अब इंडिया के अंदर ही ये असेंबल होने लग जाएंगे और इंडिया के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे और भी हमारा डिफेंस सेक्टर धीरे धीरे राइज कर रहा है। यही इस चीज की है कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेचल्स, ये जो ऐसे देश हैं, यहाँ के लिए तो हम मेजर, ये हमारे मतलब मेजर बायर्स बन चुके हैं हमारे आर्म्स के। 2017 से लेके 2021 के बीच में ये कंट्री ज्यादातर इंडिया मैन्युफैक्चर्ड चीजें खरीदने लग गई है, चाहे वो बोट्स हों, ठीक है, जो इनके आसपास पानी में पेट्रोलिंग में काम आए, चाहे रडार्स हों, चाहे कुछ हो, इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं। देखो डिफेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती है जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकती है। ठीक है, दुनिया में जैसे चाइना भी बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, अमेरिका की तो वन ऑफ द मेन इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री है, तो ये बहुत पैसे कमाते हैं इससे।
ठीक है, और वही चीज इंडिया भी रिपीट कर सकता है। तो इंडिया ऑब्वियसली एक तो हमारी अपनी खुद की सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं, हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अ, बाहर बेचने में भी काम आएगी। जैसे अभी बात चल रही है, एक और चीज के बारे में बता दूं, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट जो हैं और जो आपके ब्रह्मोस है, जो मिसाइल है इंडिया की, ये दोनों खरीदने के लिए मलेशिया बहुत इंटरेस्टेड है और वियतनाम बहुत इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। तो अगर ऐसे देशों को हम ये सारी चीजें सेल कर पाते हैं, ऑब्वियसली ये महंगी चीजें हैं, तो इंडिया अच्छे खासे पैसे से कमाना शुरू कर लेगा। ठीक।